हाँ, वो महिला जो खाना खाती थी उसकी सास 2 दिन पहले मेरे बेटे को बुला के बोली कि पहले तही कटाबे। अच्छा। और पकड़ाने के बाद लालता का बयान था कि अफसोस कुछ नहीं है। वो मंजर याद मत दिलाओ मुझे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा कि मेरे जिंदा रहते हुए ही मेरे बच्चे को काट दिया गया और इस नृशंस तरीके से, बर्बर तरीके से। ये व्यवस्था वो लोग कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? रोने के अलावा मेरे पास बचा क्या है? मैं तो सिर्फ रो रहा हूँ। अभी शाम को खाना खाने बैठता हूँ फिर रोना आ जाता है, सुबह सो के उठता हूँ याद आती है फिर रोना आ जाता है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। वो बता दें आपसे कि आज मैं उस घर पे हूँ जिस घर की समझिए खबरें आप लगातार देख रहे हैं। दिल आपकी धड़क रही है कि आखिर में वो जो अनुराग, जो लड़का इस देश का भविष्य था, देश का नाम रोशन करने वाला था, लेकिन वही रहा कि ज़मीनी विवाद जिसे कहा जाता है कि आए दिन लोग जान ले रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जिस ज़मीन जो आज यहाँ पे है उसके कारण कितने हत्याएं हो जा रही हैं। आज अनुराग यादव हम लोग बीच में नहीं हैं। आज उस पुत्र की खली समझिए कि जो एक खालीपन है वो एक पिता समझ सकता है। लगातार एक के बाद एक तारीख पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर में कैसे कोई पिता इस प्रशासनिक ढांचा विश्वास करेगा? तो आइए हम अनुराग जी के पिताजी के पास में हैं और हम आज जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो लगातार तारीखें पड़ रही हैं उसमें क्या हो रहा है, इस पिता पे क्या बीत रही है। लगातार तारीखें पड़ रही हैं। जी भैया, तारीखें पड़ रही हैं, कोई न कोई रीज़न बन जाता है। कभी कोई वकील साहब की डेथ हो जाती है तो कंडोलेंस हो जाता है, और कभी हड़ताल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। और इस तारीख को तो हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस तारीख को चालाकी देखिए कि लालता की पत्नी इस तारीख पे आई ही नहीं, और उनके वकील साहब ने एक एप्लीकेशन डाल दिया कि मेरा मुवक्किल नहीं आया है, तो अगली डेट पड़ गई। तो कानून की बारीकियां हैं, जो समझदार हैं वो समझते हैं। मैं सीधा साधा गांव का आदमी, मुझे नहीं पता है कि कानून में कितने दाव पेच होते हैं। तो वो लोग दाव पेच इस्तेमाल कर रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं सब लोग, और उनसे जितना बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और रह गई बात भरोसे की, न्याय पे, कानून पे, तो मैं हमेशा से व्यवस्था पे और शासन प्रशासन पे भरोसा करके आया हूँ और हमेशा भरोसा रहेगा, क्योंकि मैं अपराधी तो हूँ नहीं कि कुछ गलत कार्य करूँ। मेरे मन में ऐसा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है, बस इसी उम्मीद पे बैठा हूँ कि आज नहीं कल न्यायपालिका कुछ ऐसा करेगी कि जिससे इस गरीब बाप का जख्म भर जाएगा। 4 महीना हो गया अनुराग हत्याकांड से। 4 महीना कैसे गुजरा आपका? भैया, गुजरता क्या है, तिल तिल के मर रहा हूँ, और आप सामने देख भी लो। खाना खाने का दिल नहीं करता, नींद नहीं आती, बीपी की गोली खा के सोता हूँ। सिर्फ इस उम्मीद में जिंदा हूँ कि मेरी आंखों के सामने ही न्याय हो जाए, उन लोगों को सज़ा मिल जाए, तो मैं सुकून से मर सकूं। बाकी जीने की इच्छा नहीं रह गई है। कितनी आशाएं थी, मतलब क्या क्या, जैसे कुछ यादें जो बच्चे की याद आती है आपको? बाबू, उस बच्चे की याद के बारे में क्या बताऊं, इतनी कम उम्र में इतने मेडल्स लाना मजाक बात नहीं है। उसके पीछे उस बच्चे का जुनून, मेरी तपस्या, मेरा संस्कार, उस बच्चे की लगन, बहुत कुछ थी। हम दोनों का सपना था कि हम लोग देश का नाम रोशन करेंगे। सिर्फ गांव का, जिले का नाम नहीं रोशन करना था, देश का नाम रोशन करने के लिए पाल रहे थे। लेकिन ईश्वर को नहीं मंजूर था। जाहिल गंवार आदमी, अनपढ़ अंगूठा टेक, मृतक आश्रित पे नौकरी पाया और अपने बच्चों को इस तरह से माइंडसेट किया, टेररिस्ट की तरह, आतंकवादियों की तरह, कि हम तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और ये अपने बच्चों को तलवार चलाना सिखा रहा था। तो उस एक गंवार आदमी की वजह से मेरी पीढ़ी खत्म हो गई। मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं रह गया, कोई कंधा देने वाला नहीं रह गया उस मूर्ख आदमी की वजह से।
और जो लालता है उसका शक्ल आप देखते हो, उसकी शक्ल आप देखते हो। जैसा ये जमीनी विवाद रहा तो कितना प्रयास आपने किया इस मतलब खत्म करने के लिए? जी जी बिल्कुल। ज़मीनी विवाद जो था वो पीछे की ज़मीन सारी हमारे कब्जे में थी। हमने वहाँ पेड़ लगा रखा था, हमारा छप्पर था जिसको मड़ई बोलते हैं, और हमारे मवेशी वहीं खाते थे, सब कुछ वो उधर ही था। लेकिन जब इसने इतना विवाद शुरू किया तो मैंने देखा कि ये बंजर है, तो मैंने 2004 में लिखित समझौता दे दिया। उसकी कापी मेरे पास है। तो लिखित समझौता दे के उधर से क्लियर कर दिया। उसके बाद भी उसका दिल नहीं माना तो हमारे ऊपर छिनैती का, डकैती का मुकदमा किया। फर्जी थाने से नहीं करता था, इस्तगासा दाखिल करता था। तो वहाँ से उसने वो सब किया। तो हमने कहा चलो भाई छोड़ो, जाने दो, मुकदमा कर रहा है, चलो भाई मुकदमा लड़ेंगे यार। हमने कहाँ छिनैती डकैती किया है कि हमको सज़ा होगी। हम सिर्फ जवाब देने में थक जाते थे, इतना मुकदमा लाद के रखा था वो। उसके बाद उसको भैया ये घर जो कच्चा वाला मकान है इसके ऊपर मुकदमा लगाया कि ये सब कुछ मेरा यहाँ से वहाँ तक, और वो मेरा अराजी नंबर है, चेक नंबर है, बगल में मेरे बड़े पिताजी का पट्टा है, और पट्टा खारिज करने के लिए भी मुकदमा दाखिल कर रखा था। बहुत सारी चीज़ें थी, उसने इतना मुकदमा कर रखा, उसको सारा कुछ चाहिए था। मतलब मुझे घर से बेदखल करने के लिए उसने सारी साजिश रच रखी थी। और जब वो सफल नहीं हुआ तो उसकी समझ में यही आया कि एक ही बेटा है, मार दो, ये गरीब आदमी है, कर ही क्या लेगा। मेरे पास पैसे तो थे नहीं। कभी लगा आपको कि ये लोग जो लोग हैं ये इतने मतलब नीचे गिर सकते हैं कि? नहीं भैया, इस घटना से 2 महीने पहले तक उसकी माँ और बहनें मेरे घर पे आके खाती थी। वो मार के माँ बहन को भगा देता था। मैं यहीं से देखता था और बुला लेता था। उसकी माँ मेरी भाभी लगती है, मेरी माँ की उम्र की है। मैं बुला लेता, उसकी बहन है एक, अपसेट है माइंड से, दोनों को बुला लेता था। खाना नहीं खाए हो? नहीं, यहाँ बैठा के खिलाता था मैं अपने घर पे। और ये भी कोयलरी से आता था तो मेरे घर पे कुछ बनता था तो बोलता था काका आज बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है, कुछ बना रहे हो क्या? मैं बोलता था कि आ जाओ साथ में खा ले। इतना मुकदमा करने के बाद भी। लेकिन ये जाहिल आदमी, इसके मन में कुछ और चल रहा था, इसको साम्राज्य चाहिए था। ये औरंगजेब जिसको बोलते हैं कसाई, ये कसाई आदमी, इसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थी। जब नया नया मुकदमा फिर से लादा कि ये मेरा घर बनने नहीं दिया, जब से आया तो हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? यहीं से हमारे घर से 3-3.5 किलोमीटर रामघाट पड़ता है, शमशान घाट। मैं गया उसको समझाने कि भैया यहीं तक तो जाना है, इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो यार? आपके घर के बच्चे असलहे लेके दौड़ रहे हैं, टहल रहे हैं, अरे यार पढ़ाओ, उनका भविष्य गर्त में क्यों मिलाते हो? तो हमको बोला अरे तुम्हारा समझ में नहीं आएगा, वही झारखंड की भाषा। और उसी तालिबानी अंदाज में, झारखंड के अंदाज में, नक्सलियों के अंदाज में मेरे बच्चे को मार दिया। और 4 लोग घेर के और 1 लोग पीछे से, 4 लोग सामने से उसका ध्यान बटाए, घेरे हैं असलहा लेके, और वो खड़ा होके दातून कर रहा था मुंह में। और उसकी समझ में नहीं आया, 1 मिनट के अंदर पूरी वारदात खत्म हो गई। और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था पहले से। सिर्फ मैं कोलकाता गया, मेरा बेटा अकेला था बस। वो सिर कटा हुआ माँ के पास, वो मंजर याद मत दिलाओ बाबू, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो मंजर याद मत दिलाओ मुझे, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा कि मेरे जिंदा रहते हुए ही मेरे बच्चे को काट दिया गया, और इस नृशंस तरीके से, बर्बर तरीके से। मैं तो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, मैं हीरा तराश रहा था, सोच रहा था किसी दिन चमकेगा तो इसके उजाले में मैं भी जी लूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। लेकिन इन लोगों ने मेरा जीवन अंधकारमय कर दिया, और आज पैसे के बूते पे जो चाहे वो कर रहे हैं। आज कुछ फैसला होना था, लेकिन नहीं, आज उनकी पत्नी नहीं आई। चालाकी देखिए, आई होती तो जीरा बहस होती, लेकिन नहीं आई, क्योंकि वो लोग चालाक हैं, तेज है, होशियार है। मैं सीधा साधा गांव का आदमी, मेरे मन में तो कभी छल कपट था ही नहीं। मैं उन लोगों के बच्चों से भी मिलता था तो पूछता था बाबू पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कोई जॉब करोगे, क्या करोगे, और इस तरह से रहो कि भविष्य आपका बन जाए। लेकिन बच्चे को लोग प्यार करते हैं यार, और इस कसाई ने मेरे बच्चे को मार दिया। अभी बताओ उसके बारे में मैं क्या बताऊँ? उसकी तारीफ़ करूँ या शिकायत करूँ उस जाहिल इंसान की जो लालता है? घर के गार्जियन तुम थे, सबसे बड़े थे, बच्चों के माइंड में ये सब चीज़ें आई कहाँ से? उसका जिम्मेदार घर का गार्जियन होता है।
अगर वो चाहता तो इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता। नहीं, आप बाप हो, अपने बेटे को जो सिखाओगे वही सीखेगा ना। जिम्मेदारी किसकी बनती है? बाप की बनती है, माँ की बनती है। और रमेश की माँ, लालता की पत्नी, सर कटने के बाद मेरी पत्नी बता रही थी, बोल रही थी कि अरे उन दोनों को छोड़ के क्यों आ रहे हो, उन सबको काट दो। और खुद हाथ में करौली लिए हुए थी। बताइए। वो महिला जो कभी आपके यहाँ आकर खाना खाती थी? नहीं नहीं, वो नहीं खाती थी, वो नहीं उसकी सास खाती थी मेरे यहाँ। हाँ, वो महिला जो खाना खाती थी उसकी सास 2 दिन पहले मेरे बेटे को बुला के बोली कि पहले तही कटाबे। अच्छा। और पकड़ाने के बाद लालता का बयान था कि अफसोस कुछ नहीं है। और उनका भाई जो राजकुमार है, सबसे छोटा वाला, मौका वारदात पे था नहीं, वो का क्या कहता था, एक के मारने पे जो धारा लगेगी, 4 को मारोगे वही धारा लगेगी। पूरा का पूरा परिवार क्रिमिनल माइंड। अब आप समझ सकते हैं कि आपने अगर थोड़ा सा पढ़ लिया, दरोगा बन गए, तो आपका ये महत्व नहीं होता है, आपको दायित्व नहीं होता है कि आप समाज में जो भी और आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे आप इस तरह से मतलब संबंध रखो। आज सुना हूँ और ऐसा समाचार भी आया है कि राजेश का बेल होने वाला है। जी, बेल ग्रांट कर दी गई है माननीय न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट के। और 2-4 दिन में छूट के आ जाएंगे। वो आराम से अपनी ड्यूटी करेंगे। गया तो मेरा है, मेरा तो मिलेगा नहीं। उनकी नौकरी गई थी, वो नौकरी मिल जाएगी। जो बाकी बची हुई थी सैलरी मिल जाएगी। आराम से तो रहेंगे। घर में जेल में खा के अच्छे खासे मोटे ताजे तगड़े पड़े हुए हैं। उनको कोई गम थोड़ी है। गम तब होता है जब आपने गलती किया हो, जब आपने प्लान बना के सुनियोजित तरीके से किसी कार्य को अंजाम दिया है, तो आपको गम नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दुख होता है गलती करने पे। सोच समझ के किया गया कार्य वो दुख नहीं देता। बस यही समझ लीजिए आप। तो अच्छा, क्या लगता है कि उनको आखिर में किस आधार पर बेल दे दिया गया होगा? भैया ये माननीय न्यायालय जाने। मैं उनके बारे में, मैंने कभी कानून का, शासन का, प्रशासन का विरोध नहीं किया और न विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं। और माननीय न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। उनकी समझ में जो आया होगा उन्होंने उचित ही किया होगा। तो क्या लगता है कि मतलब उसके बेल पाने के बाद जो कार्रवाई यहाँ पे चल रही, जो आप लोग कोर्ट से मुकदमा लड़ रहे हैं, कुछ प्रभावित होगा वो? जी बिल्कुल। जब इतनी बड़ी साजिश करवा के वो सरेंडर करवा सकते हैं यहाँ से लखनऊ ले जाके, तो जो साजिश करता है उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सच्चाई की उम्मीद करेंगे? कुछ न कुछ झूठ फिर गढ़ेंगे, फिर कुछ न कुछ करेंगे ऐसा कि जिससे मुझे ही दुख हो। वो तो अपने बचने के लिए अब कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। आप क्या कह सकते हो उसके बारे में? आप खुद बताइए कि जो आपका दुश्मन है वो जब भी कोई चाल चलेगा तो आपके सुख के लिए चलेगा। वो जब चाहेगा आपको तकलीफ ही देगा। देखा जाए तो कहीं न कहीं लगातार एक स्टेप के बाद एक स्टेप उधर वो भी उसका बेल हो गया। जब वो बेल होने के बाद वो आएगा तो आखिर में समझिए इस पिता पे, इस परिवार पे, इस गांव के लोगों पे क्या बीतेगा। प्रशासन भी कहीं न कहीं ठीक है, वो अपना सिस्टम उनका है, वो तो है, लेकिन आखिर में इतना बड़ा हत्याकांड हो जाने के बाद क्या अगर ऐसे ही अगर अपराधियों को बेल मिलता रहेगा तो आखिर में कहीं न कहीं और भी जो है वो हत्याएँ हो सकती हैं। और इस तरह से मतलब बेल पाने से कितने मतलब लोग समझिए मतलब क्षुब्ध हैं, कितना दुखी हैं। अच्छा, प्रधान जी कितना सहयोग कर रहे हैं आपका? जी, प्रधान जी लगातार साथ में खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं तारीख पे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन प्रधान जी जरूर जाते हैं। जी। क्या ये भी लोग कहते हैं कुछ प्रधान जी का स्वार्थ इसमें है? अब क्या स्वार्थ है उसमें? क्या स्वार्थ है? वो बच्चा मेरे से कुछ मांग थोड़ी रहा है। कौन सा स्वार्थ है? एक गांव के मुखिया होने का जो फर्ज होता है वो निभा रहा है। और स्वार्थ वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत बातें हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। और उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जी। जो वकील साहब हैं आपकी तरफ से क्या वो कैसे लड़ पा रहे हैं? आखिर में
डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है। आज जैसे ऐसा अभी प्रधान जी से हम लोग भैया मिले। भैया भैया सुनिए, वकील साहब ऐसा नहीं है कि केस नहीं लड़ पा रहे हैं। मैंने कभी एक चुटकुला सुना था, जोक्स जिसको बोलते हैं, आजकल के बच्चे जोक्स बोलते हैं, चुटकुला नहीं बोलते। तो संविधान के इतने अनुच्छेद में से ना लोग कोई न कोई छेद निकाल ही लेते हैं, उसी का शिकार मैं हूँ। तो अगर ऐसे लोग छेद निकालते रहेंगे तो आखिर में ऐसे पिता पुत्र विहीन होते रहेंगे, माँ पुत्र विहीन होती रहेगी, और समाज का एक लड़का जो होनहार था, देश में नाम करता, तो आखिर में कैसे कोई पिता आशा करे कि हमारा जो पुत्र आज मेरे सामने है वो कल नहीं रहेगा। भैया ये सवाल आप माननीय लोगों से करिए, पीड़ित से नहीं। जो लोग उस जगह पे हैं, जो उस कुर्सी पे बैठे हैं, ये सवाल आप उनसे करेंगे तो आपको यथोचित जवाब मिलेगा। मैं रोने वाला आदमी, गरीब आदमी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत कठिन सवाल है, मैं नहीं दे पाऊंगा। ये सवाल जो उस जगह पे हैं, जो जिनको ऊपर वाले ने उस काबिल बनाया है, जो अपनी मेहनत से उस जगह पर, उस पायदान पर पहुँचे हैं, जिनके माँ बाप बहुत पुण्य कमाए होंगे तो उस जगह पे पहुंचा होगा उनका बच्चा। तो ये सवाल आप उन माननीय लोगों से करिए कि ऐसा कब तक होगा। तो ये जवाब उनके पास है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि आप एक दुखी पिता हैं। आप आखिर में संसार में कोई ऐसा मतलब पिता पुत्र विहीन ना हो। क्या ऐसे ही ये लोग तमाम करते रहेंगे ऐसे कांड भैया आए दिन जो देखा जाए? जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। आप जो पूछ रहे हैं, आपका आशय मैं समझ रहा हूँ, और यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। जो उस जगह पे हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, ये व्यवस्था वो लोग कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? रोने के अलावा मेरे पास बचा क्या है? मैं तो सिर्फ रो रहा हूँ। अभी शाम को खाना खाने बैठता हूँ, फिर रोना आ जाता है। सुबह सो के उठता हूँ, याद आती है, फिर रोना आ जाता है। रात में नींद खुल जाती है, रोना आ जाता है कि मेरा बच्चा मेरे पास में ही रहता था। तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये बड़ा गूढ़ सवाल आपने किया है। आपने एक साइकिल खड़ा रखा है वहाँ पे, उस साइकिल से क्या मतलब कुछ बताइए आप। यादगार है जी, क्योंकि आपने मेरे बच्चे की शौक थी, और वो साइकिल मैं कर्ज लेके आया था। लोग मना किए, बोले कि ये साइकिल इतनी महंगी क्यों? हमने कहा नहीं, मेरा एक ही है, उसी का सब कुछ है। उसको जो चाहिए मैं दूंगा, भले ही कर्ज लेके दूंगा। तो क्या, जो भी मर्जी आए कर लो। और मेरा बच्चा ऐसा नहीं था कि कोई गलत लाइन में था। आज कोई गुंडा होता, मवाली होता, अपराधी होता तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। मेरा बच्चा समर्पित था अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। इतनी कम उम्र में इतने मेडल्स लाना मजाक बात नहीं होती है। और वो मेडल्स ना खरीदने पे नहीं मिलते। मैं सर्टिफिकेट दिखा दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट कोई झूठ बात नहीं है। सर्टिफिकेट देख लीजिए, मेडल्स देख लीजिए, और सारे लोगों ने देखा भी है। बार बार मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी कम उम्र में सोचिए, 5 साल जाते जाते वो बच्चा कहाँ जाता। इतनी गरीबी में इतना अभाव झेलते हुए, लेकिन उस मुकाम को उसने हासिल किया कि जो बहुत सारे लोग चाहते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। ऐसे बच्चे को काट दिया गया। और भाई नियम है, कानून है, मैं क्या बोल सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं बोलना आपसे। हाँ दोस्तों, जिस तरह से एक किसान होता है और जब देखता है कि उसकी फसलें लहरा रही हैं, वो देख खुश होता है, वैसे अनुराग यादव के पिताजी भी परिश्रम करते थे। गरीबी थी, लेकिन फिर भी अगर लड़का जो भी कुछ कहता था, वो सामान के लिए वो किसी भी तरह से उसकी व्यवस्था करते थे। लेकिन वही रहा कि समाज के दरिंदे ऐसे हैं जिनको अब क्या कहा जाए। और प्रशासन में भी बैठे लोग, उनको भी क्या कहे, कम से कम ऐसे से जो लोग हैं जब बेल से मतलब पाके निकलेंगे वो, तो आखिर में समाज में जो एक प्रशासन पर विश्वास है, न्यायालय विश्वास है, वो विश्वास उड़ जाएगा। और ये भी मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं अगर ऐसे ही मतलब घटनाएं होती रहेंगी और लोग अगर ऐसे बेल पाते रहेंगे, तो बहुत से ऐसे माता पिता हैं
जिन्हें ये विश्वास उठ जाएगा समाज के लोगों से और प्रशासन से कि कहीं अगर कोई घटना हो जाती है मेरे परिवार के साथ तो मुझे न्याय मिल पाएगा। मीडिया भी लगातार अपना काम तो कर रही है, प्रशासन में बैठे लोगों की आंखें कब खुलेंगी। और प्रधान जी लगातार ये बात उठा रहे हैं कि आखिर बाबा जी का बुलडोजर कहाँ है। एक देश का भविष्य जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जो नाम करता, लेकिन यहाँ किसी पार्टी के नेता कोई नहीं आया, ना कोई देखने आया परिवार क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है, जी रहा है कि मर रहा है। और जो वही जो घर आपका है, बता दूं आपसे, जिस घर के लिए इतना बड़ा हत्याकांड हो गया कि इस परिवार का राजकुमार चला गया, वो ज़मीन आज वहीं रह गई और वो लोग जेल की हवा खा रहे हैं। तो ये है कहीं न कहीं समाज में अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो इस तरह से परिवार टूटता रहेगा और प्रशासन की ढांचा पे और न्यायालय विश्वास उठता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।